Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll discuss lecture number 13. 13 lecture is about thermal unit constraints. प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट कमिटमेंट को थोड़ा सा देखा था कि यूनिट कमिटमेंट का क्या मतलब होता है। तो बिफोर गोइंग टू डिटेल्स एंड मैथड्स, तो हमें थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स को के बारे में देखना है कि थर्मल यूनिट कंस्ट्रेंट्स किस तरह से होते हैं। क्योंकि कुछ बेसिक कंस्ट्रेंट्स तो हमने देखे थे, जैसे जनरेटर के ऊपर लिमिट्स या ये हमने लोड डिमांड को मीट करना, ये तो आपके बेसिक कंस्ट्रेंट्स है। इसके अलावा भी बहुत से कंस्ट्रेंट्स आपके पास होते हैं जब आप यूनिट्स को कमिट करते हैं। तो वो कौन से इम्पोर्टेंट जो है कंस्ट्रेंट्स आपके पास, उनको हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। उनमें से सबसे पहले आपके पास है मिनिमम ऑफ टाइम। मिनिमम ऑफ टाइम का मतलब ये है कि एक दफ़ा अगर आपको यूनिट जो है वो रनिंग में है तो फिर आप उसको ऑफ नहीं कर सकते जब तक कि उसका अप टाइम ना गुजर चुका हो। डाउन टाइम, मिनिमम डाउन टाइम, कि एक दफ़ा अगर आपने यूनिट को डीकमिट किया और मीन्स अगर आपने उसको बंद कर दिया है तो फिर आप दोबारा उसको रिकमेंड नहीं कर सकते हो जब तक कि उसका मिनिमम डाउन टाइम पास ना हो चुका। थर्ड आपके पास है क्यू कंस्ट्रेंट्स। क्यू कहते हैं स्किल पर्सन्स को जो कि आपके पास पावर प्लांट में होते हैं, जो कि आपके प्लांट को कंट्रोल कर रहे होते हैं या मैनेज कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये है कि आप फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कह सकते लेट्स से अगर आपने मल्टीपल यूनिट्स को एकदम से ऑन एंड ऑफ करना है या कमिट करना है तो आपके पास इतने इनफ क्रू मेंबर्स नहीं होते कि वो आप उनको साइमल्टेनियसली सब यूनिट्स को हैंडल कर लें। ठीक है। बाज़ों का जो है अगर फॉर एग्जांपल उसके लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है कि एक टाइम पे उसको आप टर्न ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हो। वो टाइम भी जो है आपका क्रू कंस्ट्रेंट में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम इस चीज़ को क्योंकि ज़्यादा से हम थ्योरेटिकली इसको कर रहे हैं तो ये क्रू कंस्ट्रेंट नॉर्मली जो है प्रैक्टिकली इंडस्ट्रीज़ में या पावर प्लांट में इसको यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकली हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आपके पास कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट भी नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये कि स्टार्टअप कॉस्ट का मतलब ये है कि कुछ आपके पास इनिशियल जब भी आपके पास प्लान आपको अपने कमिट करना है डिकमिट करना है तो उसकी स्टार्टअप कॉस्ट होती है। ठीक है। वो जो स्टार्टअप कॉस्ट है उसको आप मेगावाट जनरेशन में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन उसको आप यूनिट का प्रॉब्लम में ऐड करते हो एज अ स्टार्टअप कॉस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ज़ाहिर सी बात है कोई भी थर्मल यूनिट है वो तो स्लोली मूव करता है। उस बॉयलर का एक टेम्परेचर होता है, वो जब तक उस टेम्परेचर पे ना चले जाए तब तक वो आपको जो है स्टीम जनरेट करके नहीं देगा। उस पॉइंट पे तक पहुँचने के लिए आपको कुछ एनर्जी को या कुछ फ्यूल को आपको बर्न करना होता है। स्टार्ट में कुछ आपके पास जो है मेगावाट की जनरेशन होती है जो कि उसकी बॉयलर के इनपुट में आप दे रहे होते हैं। जब तक आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंचते तो ये आपको आउटपुट नहीं देता। दैट मेगावाट जनरेशन जो है दैट इज इंक्लूडिंग योर स्टार्टअप कॉस्ट, यहाँ पे लिखा भी है दिस एनर्जी डज नॉट रिजल्ट इन एनी मेगावाट जनरेशन फ्रॉम द यूनिट एंड इज ब्रॉट इनटू यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम एज अ स्टार्टअप कॉस्ट। अब स्टार्टअप कॉस्ट जो है उसकी थोड़ी सी वेरिएशन भी है। जैसे यहाँ पे मेंशन है कि स्टार्टअप कॉस्ट कैन वेरी फ्रॉम मैक्सिमम कोल्ड स्टार्ट वैल्यू टू अ मच स्मॉलर वैल्यू द यूनिट वाज ऑन रिटर्न ऑफ रिसेंटली एंड इज स्टिल रिलेटिवली क्लोज टू ऑपरेटिंग टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि स्टार कॉस्ट का ये है कि देखिए तो आपके पास प्रोसेस है कूलिंग एंड बैंकिंग। कूलिंग का ये है कि जब आप उसको जो आपका यूनिट है आप उसको कम्प्लीटली जो है कूल डाउन कर लेते हैं। ठीक है। जब उसको कम्प्लीटली कूल डाउन कर लेते हैं, जब दोबारा आपने उसको कमिट करना है तो फिर आप उसको दोबारा जीरो से आप उसको देंगे, एनर्जी देंगे और वो दोबारा जो है कमिट हो सकता है। लेकिन जो ये दूसरा मेथड है जिसमें वो कह रहे हैं कि रिलेटिव क्लोज टू ऑपरेटिंग टेम्परेचर का मतलब ये है कि हम उसको कम्प्लीटली कोल्ड स्टेट में नहीं लेके जाते हैं, हम उसको मिनिमम वैल्यू पे रखते हैं जहाँ इसके बाद जो है उसका टेम्परेचर जो है बहुत क्लोज हो जाता है उसके रिलेटिव बॉइलिंग टेम्परेचर के साथ, वहाँ तक हम उसको रखते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है कि आप गीजर में जो है पायलट ऑन करके रखते हैं ताकि अगर आप उसको ऑन करें तो वो इमीडिएटली ऑन हो जाए। अगर आप उसको बिल्कुल कोल्ड स्टेट पे ले जाते हैं, सुबह आप उसको गीज़र को ऑन करें
तो वो टाइम लेता है बजाय, तो इसलिए आप क्या करते हो, नॉर्मली लोग क्या करते हैं उसको पायलट पे रख लेते हैं। तो इसका भी यही मतलब है कि बजाय मैं अपने बॉयलर को बिल्कुल ही जो है शट डाउन कर लूँ, कोल्ड स्टेट पे ले जाऊँ, उसके बाद मुझे उसको काफ़ी एनर्जी देने के बाद जो है वो दोबारा आएगा और टाइम भी लेगा। लेकिन अगर मैं उसको कम्प्लीटली कोल्ड स्टेट में नहीं लेके जाती हूँ, किसी ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे के क्लोज उसको रखती हूँ, तो मुझे जब दोबारा उसको ऑन करना पड़े तो जो है लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है। डिपेंड, ये भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि कहीं पे कहीं सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको कूलिंग मैकेनिज्म ज़्यादा बेहतर होता है, कहीं पे जो है वो बैंकिंग ज़्यादा बेहतर होता है। सो नॉर्मली ये 2 अप्रोचेस है। फर्स्ट अलाउज द यूनिट बॉयलर टू कूल डाउन एंड देन हीट बैक अप टू ऑपरेशन टेम्परेचर इन टाइम फॉर टू टर्न ऑन। सेकंड क्या है, बैंकिंग है, रिक्वायर्स दैट सफिशिएंट एनर्जी बी इनपुट टू द बॉयलर टू जस्ट मेंटेन ऑपरेटिंग टेम्परेचर। बस सिर्फ इतनी आपने एनर्जी देनी है कि वो मेंटेन कर ले अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर को। दोनों की कॉस्ट को कंपेयर किया जा रहा है मैथमेटिकली। सो स्टार्टअप कॉस्ट, जब आपके पास कूलिंग मैकेनिज्म आप यूज करेंगे, इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिलेशन। यहाँ पे सी आपका कॉल स्टार्ट कॉस्ट है, एफ आपका फ्यूल कॉस्ट है, सी एफ आपका फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, इस फिक्स कॉस्ट में आपके पास क्रू एक्सपेंस भी आते हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वगैरह भी आते हैं। अल्फा आपका जो है थर्मल टाइम कांस्टेंट है फॉर द यूनिट, और ये जो टी है आपका, दिस इज टाइम द यूनिट वाज कूल्ड। अगर आप बैंकिंग मैकेनिज्म को यूज करेंगे, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिलेशन। यहाँ पे सी टी जो है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग यूनिट एट ऑपरेटिंग टेम्परेचर। अगर हम थोड़ा सा इसको ग्राफिकली देखें तो ये आपके पास है, ये बैंकिंग है, ये दिस स्ट्रेट लाइन इज शोइंग बैंकिंग, और ये जो कर्व है आपके पास ये कूलिंग को शो कर रहा है। आगे अगर आप थोड़ा सा देखें तो कुछ टाइम के बाद, ठीक है, कुछ टाइम तक जो है आप बैंकिंग इज मोर एफिशिएंट एंड कूलिंग, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो जब एक दफ़ा टाइम स्पेन गुजर जाए उसके बाद जो है आप देखेंगे तो कूलिंग की कॉस्ट जो है एज कम्पेयर टू बैंकिंग जो है वो लेस हो रही है। यूनिट कमिटमेंट सोल्यूशन मेथड्स की तरफ थोड़ा सा आता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपको पता है कि यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मली इतनी इजी सॉल्वेबल नहीं होती, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि हमारे पास कम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास 3 यूनिट्स है तो हमारे पास कितने कम्बिनेशन बने थे, 8 कम्बिनेशन हमारे पास बने, 3 8 -1 नॉर्मली हम कर लेते, जो 0 स्टेट है उसको हम रिमूव कर लेते। तो यहाँ पे अगर हम उसको लोडिंग पैटर्न फॉर एम पीरियड्स के लिए करें, टाइम पीरियड एम की बात कर रहे हो, एन यूनिट्स आपके पास है जिनको आपने कमिट करना है और फिर उसके बाद आपने डिस्पैच करना है। सो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर हम एनिमेशन मेथड को ट्राई करें, एनिमेशन मतलब ये ब्रूट फोर्स मेथड का ये मतलब होता है कि आप जो है हर कम्बिनेशन को ट्राई करते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन वी नीड टू ट्राई ईच आवर इज, एक आवर की बात करें एम इक्वल टू 1 वो ले रहा है। सो ये आपके पास कम्बिनेशन की डेफिनेशन है कि 2n-1 आपको कम्बिनेशन रिक्वायर्ड होंगे। 0 0 0 वाली हमने बीच में से डिस्कार्ड कर लिए, 3 यूनिट्स होंगे तो 2n-3 - 1 7 कम्बिनेशन आपके पास बनेंगे। सेम वे अगर मेरे पास n आइटम्स टेकन j एट अ टाइम, अगर हम उसको देखें तो c n j n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - j फैक्टोरियल इनटू j फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल की ये डेफिनेशन है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल शो की गई है और उससे पहले ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि 2n-1 m। अगर आपके नंबर ऑफ टाइम इंटरवल ज़्यादा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हम 24 आवर का एक पीरियड लें कि मेरे पास 24 आवर का एक इंटरवल है एंड कंसिडर द सिस्टम विद मेरे पास 5 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है, 20 यूनिट्स है, 40 यूनिट्स है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 2n-1 raised to power 24। एम यहाँ पे 24 हो गया क्योंकि जो टाइम इंटरवल्स ले रहा है 24 है, बिकम्स द फॉलोइंग। यहाँ पे n नंबर ऑफ यूनिट्स को कह रहे हैं, पहले 5 है आपके पास, 5 के लिए आपके पास बनेगा 6.2 × 35। जब हमारे पास 10 यूनिट्स होंगे तो कितनी कम्बिनेशन मेरे पास बनेगी, 1.73 × 72 कम्बिनेशन। जब मेरे पास 20 यूनिट्स होंगे तो 3.12 × 144 कम्बिनेशन, और अगर 40 हो गए तो इट्स टू बिग। मतलब ये यहाँ पे कहने का कि अगर आप एनिमेशन ब्रूट फोर्स मैकेनिज्म से
यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करना इज नॉट एन ईजी, बिकॉज इतनी ज़्यादा कमी है। अगर 5 यूनिट्स के लिए में अगर आपके पास 24 आवर का इंटरवल है तो इतनी कॉम्बिनेशन बन रही है, तो हर एक को ट्राई करना, उसमें से फिर फिजिबल इनफिजिबल, और फिर देखना कि कौन सा आपको मिनिमम देगा वैल्यू। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। सो प्रैक्टिकली आपके पास सिस्टम में 5 यूनिट्स जरूरी नहीं लगे, बहुत ज़्यादा आपके इंटरकनेक्टेड सिस्टम में बहुत यूनिट्स हो सकते हैं, आपके पास 10 भी हो सकते हैं, आपके पास 20 भी हो सकता है, आपके पास 40 भी हो सकता है। सो अगर नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। सो वी कैन नॉट डू इट इन दिस वे, ठीक है। तो इसलिए ये वाला मैकेनिज्म जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ड्यू टू लॉट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। सो नॉर्मली इसको इतना प्रैक्टिस नहीं किया जाता। इसके बाद जो हमारे पास यूनिट कमिटमेंट के बाकी जो आपके सोल्यूशन टेक्निक्स है जो कि बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी है और उसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है, उनमें आपके पास है प्योरिटी लिस्ट की, कि आप ये करते हैं कि प्योरिटी लिस्ट बना लेते हैं यूनिट्स की, उस बेसिस पे आप कॉम्बिनेशंस को डिफाइन करते हैं, तो आपके पास नंबर जो कॉम्बिनेशंस है वो रिड्यूस हो जाती है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, दिस इज वेरी मच फेमिलियर टेक्निक फॉर यूनिट कमिटमेंट एंड लैंग्वेज रिलेशन। 3 आपके पास ये बेसिक मेथड्स है, लेकिन इनमें से हम सिर्फ ये फर्स्ट 2 को इस कोर्स में करेंगे, लैंग्वेज रिलेशन को हमने डिस्कस नहीं करना इस कोर्स में। सो सबसे पहले हम जो है प्योरिटी लिस्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। अगेन हम वो एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल 5 भी, जिसमें हमने शटडाउन रूल जो है वो डिफाइन किया था। अब हम क्या करते हैं, उसी एग्जांपल को हम जो है प्योरिटी लिस्ट उसकी बना के उससे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे लिखा भी है, the purity list of example 5b could be obtained in such a simpler manner by noting the full load average production cost of each unit। आपने full load average production cost लेनी है हर यूनिट की। अब वो full load average production cost आप कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, with the full load average production cost is simply the net heat rate at full load multiplied by the fuel cost। तो ये आपका full load average production cost बन जाता है। अब इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल 5D, डेटा वही एग्जाम्पल 5A का वो यूज़ कर रहा है। आपने क्या करना है, 3 यूनिट से वहाँ पे मेरे पास हर एक के लिए फुल लोड एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट जो कैलकुलेट की गई है। सो यूनिट 1, 2 एंड 3 यहाँ पे है फुल लोड एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट रुपीज़ पर मेगावाट आवर, डेटा आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। आपने क्या करना है, एट फुल लोड यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट इज सिंपली द नेट हीट रेट एट फुल लोड। फुल लोड का ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई यूनिट 1 है, अगर उसकी मैक्सिमम 600 पे, तो आप जो है उसको 600 पे देखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे आप उसकी पर यूनिट फ्यूल कॉस्ट से। सो यहाँ पे जब आप यूनिट 1 को देखेंगे तो उसकी एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है 9.97, यूनिट 2 की बनेगी 9.48, यूनिट 3 की बनती है 11.188, ठीक है। अब प्योरिटी से आप कैसे डिफाइन करेंगे, जिसकी सबसे कम एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है, वो ज़्यादा, उसकी प्योरिटी सबसे ज़्यादा होगी एंड उसके बाद बाकियों की अकॉर्डिंगली होगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक है कि यूनिट 1 की सबसे कम नहीं सॉरी यूनिट 2 की जो है वो सबसे कम है 9.48, तो ये मोस्ट प्योर बन जाएगा आपका। उसके बाद यूनिट 1 है, उसके बाद यूनिट 3। इसका मतलब है जब भी आपने कमिट करनी होंगी यूनिट्स, तो सबसे पहले आपने यूनिट 2 को कमिट करना होगा, फिर यूनिट 1 को करना होगा एंड देन यूनिट 3। सो इस लिहाज से अगर आप थोड़ा सा अगेन स्ट्रिक्ट प्योरिटी ऑर्डर अगर इन 3 यूनिट्स का बनाए, तो सबसे पहले जो है यूनिट 2 कमिट होगा, वो आ जाएगा आपके पास 9.48, और यूनिट 2 जब आप सबके पास सबसे पहले कमिट होगा तो उसकी लिमिट क्या होगी, मिनिमम मेगावाट आपको 100 देगा, वो मैक्सिमम मेगावाट आपको 400 देगा। सो 100 to 400 के दरमियान जो लोड होगा, लोड डिमांड होगा, उसको आप यूनिट 2 से जो है उसको फुलफिल करेंगे। उसके बाद आपके पास है आएगा प्रायोरिटी आ रही है 1 की, विच इज 9.79, उसकी मिनिमम मेगावाट 150 है, मैक्सिमम उसकी 600 मेगावाट। सो फॉर थर्ड आपके पास 11.188, इसकी मिनिमम 50 है और मैक्सिमम इसकी 200 मेगावाट है। सो अगर इन यूनिट के लिहाज से, इन प्योरिटी स्टेट प्योरिटी ऑर्डर के लिहाज से अगर हम कॉम्बिनेशंस बनाएं, तो मेरे पास कॉम्बिनेशंस बनती है लाइक दिस, के सबसे पहले 2 ऑन होगा, ठीक है। आप इधर वे राउंड में बना सकते हैं, इसको मैंने यूं बनाया है। सबसे पहले 2 होगा, ऑन होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा। सो 2 + 1 + 3, ठीक है।
तीनों अगर यूनिट ऑन होंगे तो फिर ये मुझे देगा मिनिमम मेगावाट 300 और मैक्सिमम 1200। सो 300 और 1200 के दरम्यान मैं ये कम्बिनेशन लूंगी इस ऑर्डर में, ठीक है। अगर मेरे पास जो है लोड कम है तो मैं 2+1, अगर सबसे पहले यूनिट 2 ऑन होगा फिर 1 होगा, सो ये 250 और 1000, ठीक है। तो इसके दरमियान लोड को 2 और 1 उसको हैंडल करेगा। थर्ड जो है आपके पास आएगा यूनिट 2 सबसे पहले ऑन होगा, सो आप ये ऑफ कर दे, सो यूनिट 2 विल बी लेफ्ट 100 और 400 के दरमियान। तो बजाय इसके कि मेरे पास 7 कम्बिनेशन बन गई, मेरे पास यहाँ पे बन गई 3 कम्बिनेशन बन गई है। सो नंबर ऑफ कम्बिनेशन जो है वो रिड्यूस हो गई है। सो इसलिए ये ज़्यादा थोड़ा सा ईजी है कि इसमें कम्बिनेशन जो है आपके पास कम हो जाती है। आप प्योरिटी ऑर्डर को देखते हैं, प्योरिटी स्ट्रिक्ट प्योरिटी ऑर्डर आप उसकी बनाते हैं, आप देखते हैं कि कौन सी यूनिट की सबसे कम एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो ज़्यादा प्योर यूनिट हो जाएगा, वो सबसे पहले वन होगा एंड फॉलोड बाय दी अदर यूनिट्स। दिस इज एंड ऑफ लेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें ठीक है आपने थोड़ी सी चीज़ें समझनी होंगी, इसको शॉर्ट इसी वजह से रखा गया है कि आप इसको प्रैक्टिस करें। ये जो न्यूमेरिकल्स है आपने जो है थोड़ा सा टाइम देना है, खुद इसको सॉल्व करना है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चीज़ें जो है आपके पास होती है, किस तरह से कम्बिनेशन बन रही है उनकी, जो है कैसे आपने एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। तो फिर आप अकॉर्डिंगली उसको करेंगे। थैंक यू।